Hello guys, I am Mohit Singh from IT Roorkee and today the topic of this video is Bohr's atomic model. Hopefully जो previous lecture है आपने देखे होंगे. Last lecture में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और होपफुली आपको समझ आया होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत इन डेप्थ चीज़ों को देखा था, कवर किया था. फिर ग्राफ्स के लिए भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर आपको दिया था. होपफुली ग्राफ्स भी आपको समझ आए होंगे. आज हम आते हैं एटॉमिक मॉडल पर वापस. तो जैसा कि हमें पता है डाल्टन्स थ्योरी आई. डाल्टन्स थ्योरी ने बोला पहला एटम का कॉन्सेप्ट इसने निकाला. उसके बाद हमारे पास आते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि देयर इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेल. इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें यहाँ से. उसके बाद हमारे पास आता है कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो है, वो सब आप देख सकते हो. ठीक है. कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है बेसिकली. ठीक है, ये हमें पता लग जाता है. फिर आते हैं हमारे पास रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इससे हमें पता लगता है बेसिकली कि यस देयर एग्जिस्ट अ न्यूक्लियस जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं. इतनी बात क्लियर. लेकिन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने मॉडल बनाया था एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे. वो मैंने आपको बताया था. ड्रॉबैक्स थे. पहला ड्रॉबैक था क्लासिकल मैकेनिक्स वाला, जिसमें स्पाइरल पाथ करके इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स हो जाना चाहिए अगर रदरफोर्ड्स का मॉडल सही है तो, बट ऐसा होता नहीं ऑब्वियसली. ठीक है. और दूसरा ड्रॉबैक था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी रदरफोर्ड ने. आज हम बात करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. चलो अब बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. इसमें देखते हैं क्या खासियत है इसकी. ठीक है. तो पहली बात, it is valid only for uni electron species. It is valid only for uni electron species. अभी यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या है? मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव. ये सिर्फ इन्हीं के लिए वैलिड है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अच्छा, अब देखो बोहर ने क्या बोला. बेसिकली न्यूक्लियस है हमारे पास. न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना है. और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. बेसिकली ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियस. तो बोहर ने बोला सर्कुलर ऑर्बिट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस पे फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको. और F1 बराबर होती है F2. तो बोर ने बोला सिंस नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, सिंस नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इस इलेक्ट्रॉन की जब तक ये इस ऑर्बिट में है तब तक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगा. समझ में आया? ये एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. इतनी बात क्लियर. तो इन ऑर्बिट्स को बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट. स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता जब तक वो इस ऑर्बिट में है. तो इससे जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का वो खत्म हो गया. इतनी बात क्लियर. यहां तक हमें समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है. ठीक है, ये हमें समझ आ गया बेसिकली, इसमें कोई डाउट नहीं है. स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है. ओके. और क्या बोला? और बोर ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है. अच्छा, अब इसको समझते हैं. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या है? बेसिकली जैसे आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, h न्यू 2h न्यू 3h न्यू की तरह बढ़ेगी एनर्जी. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई. ठीक है. अब सुनो, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं NH/2 पाई. अभी n क्या है?
बेसिकली n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट का नंबर। अगर पहली ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 1, दूसरी ऑर्बिट होगी उसके लिए n की वैल्यू होगी 2, सिमिलरली तीसरी के लिए 3, और आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी। इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझ आ गया कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तभी वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो मेजर पॉइंट जो थे मैंने आपको वो बता दिए। अच्छा, और क्या बोला बोहर ने बोला अगर आप इस पे एनर्जी देते हो इस इलेक्ट्रॉन को, अगर इसको एनर्जी दोगे तो ये हायर ऑर्बिट में चले जाएगा। इतनी बात क्लियर है? एनर्जी दोगे तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? और अगर ये हायर ऑर्बिट में ऑलरेडी है तो कभी ना कभी ये नीचे आना है इसको। तो जब ये नीचे आएगा तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी भी हाई है। तो जो ये एनर्जी रिलीज करेगा वो रिलीज होती है एज अ फोटोन। और इस फोटोन की कितनी एनर्जी होगी? जितना इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? जितना ये दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस है जिससे इलेक्ट्रॉन नीचे कूद के आया है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हमें समझ में आ गया। अच्छा, बहुत क्लियर समझ आ गया। चलो अब थोड़ा डेरिवेशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। हम मान लेते हैं वो nth ऑर्बिट में किसी प्रेजेंट है, ताकि हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर पाए। तो बात करी जाए इलेक्ट्रॉन की, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा हमारा कोई nth ऑर्बिट में हम बात कर रहे हैं। तो मैं बना भी देता हूं आपके लिए। हम मान लो इस ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली Rn होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बैलेंस हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, के Q1 Q2 बाय Rn का स्क्वायर इक्वल्स टू mvn का स्क्वायर अपॉन Rn। vn क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और Rn क्या है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, Q1 क्या है? Q1 है हमारा न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन का चार्ज Ze। Q2 है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हो जाएगा E। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? के जेड ई स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर इक्वल्स टू mvn स्क्वायर बाय Rn। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। तो हम लिखेंगे mvn Rn इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करेंगे Rn के लिए। मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं। ठीक है, फॉर Rn अब हम सॉल्व करते हैं। Rn के लिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है के जेड ई स्क्वायर बाय Rn स्क्वायर इक्वल्स टू mvn स्क्वायर बाय Rn। ठीक है, तो एक Rn इधर से गया तो के जेड ई स्क्वायर बाय Rn इक्वल्स टू mvn स्क्वायर हो जाएगा। और mvn Rn इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट हमें है नहीं, mvn Rn हमें पता लग गया है। ठीक है, तो अब हम Rn की जगह क्या करते हैं? हम Rn की जगह रख देते हैं के जेड ई स्क्वायर बाय mvn स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? तो हम mvn इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन mvn स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई कर देंगे। एक vn से एक vn कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल। तो vn की वैल्यू अगर आप निकालोगे वो कितनी आएगी? ये बचेगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ठीक है, अब वी एन इक्वल्स टू हम लिख देंगे, सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो कांस्टेंट कौन कौन से कांस्टेंट समझते हैं। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, सॉरी जेड कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। ई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता है, एच भी पता है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, 2π/k⁴ बाय h इंटू z बाय n। तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि Vn मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू z बाय n, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये जो साइड में लिखी हुई है 2π/k² बाय h। तो इससे Vn की वैल्यू जो निकल के आएगी आप इजीली निकाल सकते हो, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। होपफुली आपको समझ आया होगा इसका डेरिवेशन। अब Rn के लिए सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव था। तो Rn के लिए सॉल्व करोगे, सिंपली Vn की वैल्यू ये जो है इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो Rn की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी h²/4π² इंटू n² अब ये जो वैल्यू है, ये है आपकी कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। और Rn किसके प्रोपोर्शनल है, n² के। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब इस वैल्यू को, कांस्टेंट की वैल्यू को जब पुट करोगे तो आपके पास आएगी Rn इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो बेसिकली हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल ली जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। हमने स्पीड भी निकाल ली, कितनी है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n। ये हमने सब इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, वो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। अब हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। होपफुली यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, इन द nth ऑर्बिट। अब हम ये निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। इसके अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल किसके होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होगी इसकी टोटल एनर्जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, kq1 q2 बाय r। सिंस हम nth ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो v की जगह vn कर देंगे, rn कर देंगे, इधर मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, हमें समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे, ये समझ आ गया हमें। अब देखो, हम काइनेटिक एनर्जी को पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ mvn²। अब हमें ये भी पता है कि mvn² इक्वल्स टू kZe² बाय Rn है। ये हमने पीछे लिखा था या नहीं लिखा था, अरे बिल्कुल लिखा था। ये देखो, इधर से कर सकते हैं ना इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो हमें पता है mvn² इक्वल टू kZe² बाय Rn है। और सिंपली हमें क्या करना है, हाफ से डिवाइड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके टर्म में, ये kZe² अपॉन Rn के टर्म में। तो k n जो आएगी हमारे पास वो आएगी kZe² अपॉन 2Rn। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, किसकी आ जाएगी ये वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा, कोई डाउट है नहीं यहां तक। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है k, q1 की वैल्यू कितनी है, Ze। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, हम वो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे अपॉन Rn। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब बाउंड है इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से। बाउंड जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली लेस देन 0 ही होती है। तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 रखेंगे। और इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी दूंगा, भी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। -kZe² अपॉन Rn हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो En जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा kZe² बाय 2Rn प्लस
माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn। इतनी बात क्लियर है। यहां पे भी आप देख सकते हो किसके कांस्टेंट आई है वैल्यू, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। तो देखो के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn है, तो rn किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर बाय z के। तो ये ऊपर चला जाएगा तो en प्रोपोर्शनल हो जाएगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के। तो ये याद रखो, प्रोपोर्शनलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखो। en प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहां तक सब समझ आ रहा होगा होपफुली। तो ई एन हमने निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन एन nth ऑर्बिट, ये हमें समझ आ गया, इसमें कोई ज़रूरत दोबारा एक्सप्लेनेशन की नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो, अब ये नेगेटिव का क्या फंडा है, ये नेगेटिव किया है। तो ये समझो, हमने कन्वेंशन से हमने ये मान रखा है कि एक फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन मतलब जो किसी से बाउंड नहीं है और उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो किसी से भी बाउंड नहीं है और फ्री स्टेट में है और उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो हमने जीरो मान रखी है। इतनी बात क्लियर है, उसकी टोटल एनर्जी जीरो मान रखी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एटम से बाउंडेड है, ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्टेबल होगा। जो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है उससे तो ज्यादा ही स्टेबल होगा ना ये इलेक्ट्रॉन जो एटम में है। तो इस वजह से जो टोटल एनर्जी इसकी आती है वो नेगेटिव आती है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है। तो इसी वजह से जो एक रिलेशन बन के आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ई एन। आप देख सकते हो इधर से ई एन क्या है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2En आता है। तो बेसिकली ये साइन की वजह से ऐसा रिलेशन आता है, और कुछ ऐसा नहीं है असली में कि पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एज एन इंक्रीजेस माइनस ई एन डिक्रीजेस, माइनस ई एन डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, और ई एन इंक्रीज करेगा। ये हमने कैसे देखा, अरे भाई ई एन प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, या फिर माइनस ई एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है। किसी पर्टिकुलर एटम के लिए अगर हम देखें जिसमें जेड को कांस्टेंट कर दें हम, तो माइनस ई एन डिक्रीज करेगा जैसे ही एन इंक्रीज करेगा, और ई एन इंक्रीज करेगा जैसे ही एन इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। और देखते हैं एज एन डिक्रीजेस, इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, माइनस एन इंक्रीजेस एंड ई एन डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक रिलेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने देख ली। अरे देख ली या नहीं देख ली, बिल्कुल देख ली। अच्छा, दूसरी ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सॉल्व करके देख सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन z इक्वल्स टू 1, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आएगी -1.51, फिर आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इजीली इसको निकाल सकते हो। फोर्थ ऑर्बिट के लिए मैंने लिखी है कितनी, -0.85 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर कमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा मैंने क्या क्या किया है। अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, चलो पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। ठीक है, चलो ये देखते हैं। बेसिकली हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, सरकमफेरेंस 2πrn। अरे समझ आया नहीं, ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन को कवर करने के लिए।
और उसकी स्पीड कितनी है vn, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड इंटू z/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, याद रखो, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा बोर मॉडल से। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, डिस्टेंस है 2π/rn और स्पीड है vn। तो बेसिकली हमें प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं इससे। तो rn किसके प्रोपोर्शनल है, n² z, और vn किसके प्रोपोर्शनल है z/n। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n³ z² के। तो ये आप याद रख सकते हो, होपफुली आपको समझ आया होगा। डिस्टेंस 2π/rn कैसे आया ये तो समझ आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। डिस्टेंस बेसिकली वो क्या कवर कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, वो कितनी होगी 2π/rn, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया, टाइम पीरियड हमें समझ आ गया। अब जो सेकंड हम बात करेंगे, लेट मी इरेज दिस, एंड अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन की अब हम बात करने वाले। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ revolutions made by electron in 1 second, 1 सेकेंड में उसने कितने रेवोल्यूशन लगाए उस ऑर्बिट के, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, जो कि इजीली आप निकाल सकते हो। किसके बराबर होगी, वो होगी 1 टाइम पीरियड के। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है n³/z² के, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, z²/n³ के। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पहली देखी थी, इसमें हमने क्या देखा था, पहले वाले में हमने देखा था टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, और दूसरे में हमने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब हम क्या देखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और अब हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ऑब्वियसली अगर ये भी एक्यूरेट मॉडल होता तो इसे अब हम यूज कर रहे होते, बट हमारे पास अभी जो एक्यूरेट मॉडल है वो कौन सा है, हमारे पास है क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए हम जल्दी से ड्रॉबैक्स देखते हैं और वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, सिर्फ यही करना है हमें, इजी सा पार्ट बचा हुआ है और इसको हम कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो तो हम पहला ड्रॉबैक लिखेंगे। पहला ड्रॉबैक था दिस मॉडल was unable to explain the spectrum of multi-electronic species। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देख ही लिया था, और इसने नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर व्हाट, MVRN = NH/2π। जिसका प्रूफ आपको मिलेगा डी ब्रोगली जब हम पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ आएगा MVRN = NH/2π कैसे आया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका। ठीक है, बेसिकली ये स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टार इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस जब स्प्लिट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट हो जाती हैं उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और स्पेक्ट्रल लाइंस जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे इंपॉर्टेंट बोर्स के ड्रॉबैक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमें समझ आ गया होगा। बहुत इजी है ये समझना ड्रॉबैक्स को। स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। आगे हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली बोर्स ने कैसे बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स की आपको कलर की वेवलेंथ की लाइट मिलती है ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर और व्हाटएवर, तो वो कैसे बनती हैं। बेसिकली मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया है कि जब एक हायर ऑर्बिट एनर्जी से लोअर ऑर्बिट एनर्जी में आता है इलेक्ट्रॉन, तो एक फोटोन इमिट करता है जो कि सेम एनर्जी का होता है, उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो बेसिकली वही वेवलेंथ जो आपको दिखती है, और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे
इन द नेक्स्ट लेक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस भी देखेंगे कैसे निकालते हैं हम, कितनी निकल सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली लेक्चर आपको समझ आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।